हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। स्टूडेंट्स, इसकी पहली वाली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं गरुड़ध्वज नाटक के सारांश को। गरुड़ध्वज नाटक पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसमें शुंग वंश के शासक सेनापति विक्रमित्र के शासनकाल और उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं गरुड़ध्वज नाटक का कथानक। इसके पहली वाली कक्षा में मैंने बताया था कि इस नाटक में 3 अंक हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके पहले अंक को। पहला अंक हम इस तरह से शुरू करते हैं कि प्रथम अंक की कहानी का प्रारंभ विदिशा में कुछ प्रहरियों के वार्तालाप से होता है। पुष्कर नामक सैनिक सेनापति विक्रमित्र को महाराज शब्द से संबोधित करता है। तब नागसेन उसकी भूल की ओर संकेत करता है, क्योंकि विक्रमित्र स्वयं को सेनापति के रूप में ही देखते हैं और शासन का प्रबंध करते हैं। उन्हें महाराज कहलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विदिशा शुंग वंशी विक्रमित्र की राजधानी है, जिसके वे योग्य शासक हैं। उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी ओर सुख शांति स्थापित की हुई है और बृहद्रथ को मारकर तथा गरुड़ध्वज की शपथ लेकर उन्होंने राजकाज संभाला है। काशी की पुत्री बासंती मलयराज की पुत्री मलयवती को बताती है कि उसके पिता उसे किसी वृद्ध यौवन को सौंपना चाहते थे। तब सेनापति विक्रमित्र ने ही उसका उद्धार किया था। बासंती एक मोर नामक एक युवक से प्रेम करती है और उसके पिता चाहते हैं उसे एक वृद्ध यौवन को सौंपना। इस कारण वह आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन विक्रमित्र की सतर्कता से सजगता से वो इसमें सफल नहीं हो पाती है और विक्रमित्र द्वारा बचा ली जाती है। श्रेष्ठ कवि एवं योद्धा कालिदास विक्रमित्र को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पिता कहकर संबोधित करते हैं और इस प्रसंग में एक कथा सुनाते हैं। 87 वर्ष की अवस्था हो जाने के कारण विक्रमित्र वृद्ध हो गए हैं। वे वासंती और एक मोर को महल में भेज देते हैं। मलयवती के कहने पर पुष्कर को इस शर्त पर क्षमादान मिल जाता है कि उसे राज्य की ओर से युद्ध लड़ना होगा। उसी समय साकेत से एक यवन श्रेष्ठ की कन्या कौमुदी का सेनानी देवभूति द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और उसे लेकर काशी चले जाने की सूचना मिलती है। सेनापति विक्रमित्र कालिदास को काशी के आक्रमण करने के लिए भेजता है और जब वो काशी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है तो यहीं पर प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। द्वितीय अंक में मानधाता ने सेनापति विक्रमित्र को अंतिलिक के मंत्री हलोधर के आगमन की सूचना दी। कुरु प्रदेश के पश्चिम में यवन प्रदेश है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। वहाँ का शासक अंतिलिक शुंग वंश से भयभीत था। उसका मंत्री हलोधर भारतीय संस्कृति में आस्था रखता था। वह अपने शासक से संबंधित शुंग राज्य की सीमा के विवाद को वार्ता द्वारा हल करना चाहता था। अंतिलिक ने वार्ता का सारा दायित्व हलोधर को ही सौंप दिया था, इसीलिए वह अपने शासक का दूत बनकर वहां आया था। इसी समय विक्रमित्र देवभूति को पकड़ने के लिए कालिदास को काशी भेज देते हैं। विक्रमित्र बताते हैं
कि कालिदास का वास्तविक नाम मेघरुद्र था। वह 10 वर्ष की आयु में ही बौद्ध भिक्षुक बन गया था। मैंने उसे विदिशा के महलों में 1 वर्ष रखा था और उसका नाम मैंने ही कालिदास रख दिया था। विक्रमित्र एक प्रकार से उसके पालक पिता ही हैं। काशी का घेरा डालकर कालिदास काशीराज के दरबार के बौद्ध आचार्यों को अपने व्यक्तित्व एवं विद्वता से प्रभावित कर लेते हैं। वे देवभूति और कालिदास को बंदी बनाकर विदिशा ले आते हैं। विक्रमित्र और हलोधर में संधिवार्ता होती है। इधर हलोधर विक्रमित्र की शर्तें स्वीकार कर लेता है। वह अंतलिक के द्वारा भेजी गई भेंट विक्रमित्र को देता है। इस भेंट में सोने से बनाई गई रत्नों से जड़ी हुई गरुड़ ध्वज भी शामिल है। हलोधर विदिशा में विक्रमित्र की स्वीकृति लेकर एक शांति स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसी समय बासंती कालिदास का स्वागत करती है। वह अपनी बीड़ा पर पड़ी हुई पुष्पमाला कालिदास के गले में डाल देती है। यहीं पर दूसरा अंक पूरा हो जाता है और अब हम शुरू करते नाटक के तृतीय अंक को। नाटक के तृतीय अंक की कथा अवंती में घटित होती है। गर्दभिल्ल के वंशज महेंद्रादित्य के पुत्र कुमार विषमशील के नेतृत्व में अनेक शकों ने शकों के हाथों से मालवा को मुक्त कराया गया। अवंती ने महाकाल के मंदिर पर गरुड़ ध्वज फहरा दिया। अवंती में महाकाल के मंदिर पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा है तथा मंदिर का पुजारी बासंती एवं मलयवती को बताता है कि युद्ध की सभी योजनाएं इसी मंदिर में बनी हैं। राजमाता से विषमशील के लिए चिंतित न होने को कहा जाता है क्योंकि सेना का संचालन स्वयं कालिदास एवं मानधाता कर रहे हैं। काशीराज अपनी पुत्री बासंती का विवाह कालिदास से करना चाहते हैं, जिसे विक्रमित्र स्वीकार कर लेते हैं। विषमशील का राज्याभिषेक किया जाता है और कालिदास को मंत्री पद सौंपा जाता है। राजमाता जैनाचार्यों को क्षमादान देती हैं और जैनाचार्य अवंती का पुनर्निर्माण करते हैं। कालिदास की मंत्रणा से विषमशील का नाम आचार्य विक्रमित्र के नाम के पूर्व अंश विक्रम यानी कि विक्रमित्र के पहले वाला नाम विक्रम ले लिया जाता है और पिता महेंद्रादित्य के पश्च अंश यानी अंतिम वाले भाग अर्थात आदित्य को मिलाकर इनका नाम विक्रमादित्य रख दिया जाता है। विक्रमित्र काशी व विदिशा राज्यों का भी भार विक्रमादित्य को सौंपकर स्वयं सन्यासी बन जाते हैं। कालिदास अपने स्वामी विक्रमादित्य के नाम पर उसी दिन से विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हैं और यहीं पर नाटक की कथा समाप्त हो जाती है। स्टूडेंट, ये था गरुड़ ध्वज नाटक जो पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया था। इसमें मैंने आप लोगों को नाटक का सारांश और नाटक की कथा वस्तु बतलाई। साथ ही बच्चों, मैं इस नाटक के उद्देश्य को भी बताना चाहूँगी। नाटक जो गरुड़ ध्वज है, इसमें देश काल एवं वातावरण का चित्रण बहुत ही कुशलता के साथ हुआ है। नाटक की घटनाओं का काल ईसा पूर्व के भारतीय समाज का है। नाटककार तत्कालीन समाज के उद्देश्य ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। नाटककार तत्कालीन समाज के
वातावरण का चित्रण करने में पूर्णतः सफल रहा है। तत्कालीन समाज में राजमहल, युद्धभूमि, पूजा गृह, सभा मंडप आदि का वातावरण अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया है। नाम, स्थान, वेशभूषा तथा मानसिक संवेगों के प्रदर्शन की दृष्टि से भी गरुड़ध्वज नाटक में वातावरण का ध्यान रखा गया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गरुड़ध्वज नाटक पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित नाटक है। इसमें विदेशियों के आक्रमण तथा बौद्ध धर्मावलंबियों द्वारा राष्ट्रहित को तिलांजलि देकर उनकी सहायता किए जाने को चित्रित किया गया है। दूसरे अंक में ये दिखाया गया है कि राष्ट्रहित में किए जाने वाले धर्म की स्थापना से संबंधित क्या संघर्ष हैं, इसको दर्शाया गया है। और तीसरे तथा अंतिम अंक में ये दिखाया गया है कि युद्ध में विदेशियों की पराजय होती है। कालकाचार्य एवं काशीराज का पश्चाताप दिखाया गया है। विक्रमित्र की उदारता तथा आक्रमणकारी हूणों की क्रूर जातिगत प्रकृति को भी इस नाटक में चित्रित किया गया है। नाटक का कथानक राज्य के संचालन, धर्म, हिंसा एवं हिंसा के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालता है। नाटक में वर्णित घटनाओं को तत्कालीन समय के समस्याओं से जोड़ने के लिए नाटककार ने काल्पनिकता का सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक में धार्मिक संकीर्णता तथा कट्टरता को त्याग कर उदार व्यक्तित्व का निर्माण करके देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने व महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पात्रों के संवादों में अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके कहानीकार नाटककार ने ये कहलवाया है, जिसने नाटक की रोचकता के स्तर में वृद्धि कर दी है। ये कथन नागसेन, ऐ तुम महाराज कह रहे हो, राजदंड के साथ तुम्हें भी परिहास सूझ रहा है। पुष्कर भय से कांप जाता है, भूल हुई मित्र, कहना मत। उसके आगे नागसेन कहता है कि तुम जानते हो कि विक्रमित्र के शासन में अनीति चाहे कितनी छोटी क्यों न हो, छिपी नहीं रह सकती। इन कथनों से हमें ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि नाटक को लिखने में नाटककार ने पूरी तरह सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ इस कहानी का उद्देश्य भी समाप्त होता है, इस नाटक का उद्देश्य भी समाप्त होता है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये गरुड़ध्वज नाटक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट दें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।